This story is about the Vikram and Betal. The title is Whose Wife is Parvati? ये कहानी विक्रम और बेताल के बारे में है, जिसका शीर्षक है पार्वती किसकी पत्नी। पिछली कहानियों में हमने सुना कि बार बार बेताल को योगी के पास ले जाने के लिए असफल हो रहे राजा विक्रमादित्य फिर एक बार बेताल को पेड़ से उतारते हैं और अपने कंधे पर लादकर अपनी बची हुई यात्रा शुरू करते हैं। एक बार फिर बेताल राजा विक्रमादित्य का मौन तोड़वाने के लिए एक कहानी सुनाता है। कहानी इस प्रकार है। सदियों पहले कीर्तिपुर नाम के राज्य में शांतिनगर नाम का नगर बसा हुआ था। उस नगर में हेमंत कुमार नाम के राजा का राज हुआ करता था। शादी के कई सालों के बाद पत्नी राधा से राजा को एक बेटी हुई, जिसका नाम उन्होंने पार्वती रखा। समय के साथ साथ बेटी बड़ी होती गई और उसकी सुंदरता के चर्चे हर जगह थे। एक दिन राजा अपनी पत्नी और बेटी के साथ बसंत ऋतु उत्सव देखने के लिए जाते हैं। उसी उत्सव में एक धनी ब्राह्मण का बेटा विश्वनाथ भी आया हुआ था। उसने बसंत उत्सव में जैसे ही राजा की बेटी पार्वती को देखा तो उसे पहली नजर में उससे प्रेम हो गया। इसी बीच एक हाथी तेजी से राजकुमारी पार्वती की ओर दौड़कर आने लगता है। राजकुमारी पार्वती की रक्षा में तैनात सभी सैनिक मतवाले हाथी से डरकर इधर उधर भाग जाते हैं। ब्राह्मण पुत्र विश्वनाथ जैसे ही हाथी को राजकुमारी की ओर बढ़ते हुए देखता है तो अपनी जान पर खेलकर राजकुमारी को बचा लेता है। ये सब देखकर राजकुमारी पार्वती भी उस ब्राह्मण युवक पर मोहित हो जाती है। ब्राह्मण युवक की सब तारीफ करते हैं और दोनों बसंत उत्सव के बाद अपने अपने घर लौट आते हैं। राजमहल में वापस आने के बाद उस ब्राह्मण युवक के बारे में सोच सोच कर पार्वती का बुरा हाल होने लगता है। वो अपनी जान बचाने वाले ब्राह्मण की यादों में खोई रहने लगती है। दूसरी ओर ब्राह्मण युवक भी राजकुमारी से दोबारा मिलने के लिए बेचैन हो रहा होता है। राजकुमारी से मुलाकात कैसे हो, ये सोचते सोचते वो एक सिद्ध पुरुष के पास पहुंच जाता है। विश्वनाथ अपने मन का सारा हाल उस सिद्ध पुरुष को बताता है। सिद्ध पुरुष अपनी सिद्धि के बल पर 2 गोलियां बनाता है। एक गोली वो उस ब्राह्मण युवक को देता है और कहता है, इसे मुंह में रख लो। मुंह में गोली रखते ही युवक एक सुंदर सी स्त्री बन जाता है और सिद्ध पुरुष दूसरी गोली अपने मुंह में रख लेता है और वो एक वृद्ध ब्राह्मण के भेष में आ जाता है। फिर सिद्ध पुरुष विश्वनाथ को लेकर सीधे राजमहल पहुंच जाता है और राजा से कहता है, देखिए, ये मेरे बेटे की होने वाली धर्म पत्नी है। इसे आप कुछ दिनों के लिए राजमहल में रख लीजिए, क्योंकि मुझे तीर्थ यात्रा के लिए जाना है। मुझे लगता है कि ये राजमहल में ज्यादा सुरक्षित रहेगी। राजा सोचता है कि अगर वो मना करता है तो ये सिद्ध पुरुष श्राप भी दे सकता है। इसलिए राजा कहता है, हे ब्राह्मण, आप जाइए। आपके बेटे की होने वाली पत्नी हमारे यहाँ सुरक्षित रहेगी। ये मेरी बेटी के साथ उसकी सखी की तरह रहेगी। इतना सुनने के बाद सिद्ध पुरुष वहां से चले जाता है और विश्वनाथ लड़की के भेष में
पार्वती के साथ रहने लगता है। उसकी सखी की तरह रहकर वो राजकुमारी से खूब बातें करता है। एक दिन मौका पाकर विश्वनाथ पार्वती से पूछता है, आप हर समय इतनी दुखी क्यों रहती हैं? आपकी आंखें हर समय किसको ढूंढती हैं? ये सुनते ही राजकुमारी बसंत उत्सव के दिन हुई घटना बताते हुए कहती है, वो ब्राह्मण युवक मेरे मन को भा गया है, मगर ना ही मुझे उसका नाम पता है और ना ही शहर। मैं हर दम यही सोचती हूं कि उससे भेंट कैसे होगी। पार्वती की मन की सारी बात जानकर स्त्री भेष में मौजूद विश्वनाथ बड़ा खुश होता है। वो राजकुमारी से कहता है, सखी, मैं तुम्हें उस ब्राह्मण युवक से मिलवा सकती हूं। इतना सुनते ही प्रेम में बेचैन पार्वती कहती है, बताओ कैसे? क्या तुम उसे जानती हो? तब विश्वनाथ कहता है, तुम जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लो। पार्वती जैसे ही अपनी आंखें बंद करती है, ब्राह्मण युवक जल्दी से मुंह से गोली बाहर निकालता है और वापस लड़के के भेष में आ जाता है। फिर विश्वनाथ बड़े प्रेम से पार्वती को पुकारता है। युवक की आवाज सुनकर पार्वती बड़ी प्रसन्न होती है और खुशी से उसे गले लगा लेती है। राजकुमारी उससे पूछती है, अरे मेरी सखी कहाँ गई? ये सुनते ही विश्वनाथ पार्वती को सारी बात बताता है और गोली मुंह में डालकर दोबारा स्त्री बन जाता है। ये सब देखकर राजकुमारी दंग रह जाती है और मन ही मन बेहद खुश भी होती है। उसी समय दोनों एक दूसरे को मन से पति पत्नी मान लेते हैं और इसी तरह राजभवन में साथ साथ रहने लगते हैं। एक दिन राजा के एक मंत्री के बेटे की नजर विश्वनाथ के स्त्री रूप पर पड़ती है। विश्वनाथ के स्त्री रूप को देखकर वो उसका दीवाना हो जाता है और कुछ दिनों बाद वो विश्वनाथ के स्त्री रूप को अपने मन की बात बताता है, लेकिन विश्वनाथ उसे मना कर देता है और कहता है वो किसी और की है। इतना सुनते ही मंत्री का बेटा परेशान हो जाता है। वो अपने पिता को सारी बातें बताता है। बेटे को दुखी देखकर मंत्री सारी बात राजा से कहते हैं। मंत्री की बातें सुनकर राजा मंत्री के बेटे और स्त्री रूप धारण किए विश्वनाथ के विवाह का फैसला ले लेते हैं। राजा का ये फरमान सुनने के बाद विश्वनाथ कहता है, महाराज, आपको पता है मेरा विवाह किसी और से होने वाला है, ऐसा करना अधर्म होगा। फिर भी अगर आप मेरा विवाह करवाना चाहते हैं तो राजा का आदेश मानकर मैं ये विवाह कर लूंगी। ये सुनकर राजा बहुत खुश होता है और दोनों का विवाह करवा देता है। विवाह होते ही विश्वनाथ मंत्री पुत्र से कहता है, तुम्हारी जिद की वजह से मेरा विवाह तुम्हारे साथ हो गया है, वरना मैं किसी और से विवाह करने के लिए इस राज्य में आई थी। अब तुम्हें इस पाप को धोने के लिए तीर्थ यात्रा पर जाना होगा। प्रेम में पागल मंत्री पुत्र ऐसा ही करता है। एक दिन सिद्ध पुरुष दोबारा ब्राह्मण के भेष में राजमहल पहुंचता है। इस बार वो अपने साथ अपने एक बूढ़े दोस्त को जवान करके
अपना बेटा बनाकर लाता है। ब्राह्मण राजा से पूछता है, मेरी बहू कहाँ है? मैं उसे अपने साथ लेकर जाना चाहता हूँ और अपने बेटे का उससे विवाह करवाऊंगा। इतना सुनते ही राजा सारी कहानी उसे बताता है। ये सुनकर सिद्ध पुरुष बहुत गुस्सा होता है। राजा उसके श्राप से बचने के लिए कहता है, देखो, अब जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता। हाँ, मैं अपनी बेटी से तुम्हारे बेटे का विवाह जरूर करवा सकता हूँ। इतना सुनते ही सिद्ध पुरुष राजा की बात पर सहमत हो जाता है और राजा सिद्ध पुरुष के दोस्त जो उसके बेटे के रूप में महल पहुंचा था, उससे अपनी बेटी पार्वती का विवाह अग्नि को साक्षी मानकर करवा देता है। इसी बीच विश्वनाथ राजमहल में अपने असली भेष यानी पुरुष रूप में पहुंचता है और पार्वती को अपनी पत्नी बताता है। इतनी कहानी सुनाते ही बेताल कहानी सुनाना बंद कर देता है और कुछ देर बाद वो कहता है, राजन, अब तुम बताओ, पार्वती किसकी पत्नी है? राजा विक्रमादित्य कोई जवाब नहीं देते हैं। गुस्से में बेताल कहता है, जवाब दोगे या तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूं? कुछ देर सोचकर राजा विक्रमादित्य कहते हैं, पार्वती उस लड़के की पत्नी है जिससे उसने अग्नि को साक्षी मानकर शादी की थी। विश्वनाथ घर में भेष बदल कर रह रहा था और चोरी से पार्वती से मिलता था। ये जवाब सुनकर बेताल कहता है, तुमने बिल्कुल ठीक जवाब दिया है, लेकिन फिर तुमने मुंह खोला। इतना कहकर एक बार फिर बेताल राजा विक्रमादित्य की पीठ पर से उड़कर घने जंगल में दोबारा किसी पेड़ पर जाकर उल्टा लटक जाता है और राजा विक्रमादित्य बेताल को पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि धोखेधड़ी से किया गया प्रयास हमेशा सफलता का कारण बनता है। जब व्यक्ति अपने उद्देश्य को हासिल करने के लिए छल के साथ कार्य करता है तो वो दूसरों के विश्वास को तोड़ता है। धोखेधड़ी का प्रयोग न केवल संवेदनशीलता को क्षीण करता है बल्कि विश्वास और संबंधों को भी नुकसान पहुंचाता है और अंत में ये असफलता और निराशा का कारण बन जाता है। कहानी समाप्त। धन्यवाद।